तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मतलब इसमें जीवन रेखाएं कौन होती है? हमारी अर्थव्यवस्था की वेन्स, मतलब हमारे शरीर की होता है हमारा परिवहन तंत्र, है ना। चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो स्थल परिवहन हो, और चाहे वो वायु परिवहन हो। तो वही जीवन रेखाएं आज हम इस डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्टली ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर जो होता है वो परिवहन से रिलेटेड ही होता है ना। 12th क्लास में भी ये है कि परिवहन से रिलेटेड लास्ट वाला सा एक चैप्टर दे रखा है, और इसमें भी है। तो वही शुरू करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति तक अपने आप नहीं पहुंच जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है, और कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। ये कह रहा है कि हर हर चीज़ हमें अपनी जगह पे नहीं मिल सकती। बहुत सारी चीज़ें हम दूसरी जगह पे भेजते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं हम दूसरी जगह से मंगवाते हैं। तो इनको जो लाने ले जाने का काम करता है वो करता है परिवहन। और जो लाने ले जाने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो किसी सेवा को या उत्पाद को उपभोक्ता, मतलब जिसको यूज़ करना है, उस व्यक्ति तक किसी प्रोडक्ट को पहुंचाता है, उसे व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो हो ही, साथ ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट भी हो, परिवहन भी हो। इसलिए सक्षम परिवहन के साथ ही तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। मतलब सक्षम परिवहन के साधन जो है वही हमारे देश के तीव्र विकास पर योगदान देते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे किया जाता है। तो स्थल पे मतलब रोड परिवहन जो होता है, एक जल पे जो मतलब जहाजें वगैरह चलती है, और एक वायु मतलब प्लेन वगैरह चलती है। तो 3 प्रकार का परिवहन होता है, और इन्हीं के आधार पर स्थल, जल व वायु परिवहन में इसको वर्गीकृत किया जाता है। सक्षम व तीव्र गति करने वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। परिवहन भी, संचार भी और व्यापार भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब परिवहन होगा तभी तो संचार होगा, संचार होगा मतलब संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करना। वो किसके माध्यम से होगा? परिवहन के माध्यम से होगा। परिवहन होगा तब भी व्यापार होगा, तब भी वस्तुएं पहुंचेंगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके आर्थिक सामाजिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति प्रदान की है, और इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। तो ये मतलब इस पूरे पाठ में हम सब वो पढ़ेंगे, क्या? परिवहन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में 3 परिवहन आएंगे। तो स्थल परिवहन में आएंगे 3: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। देखो, सड़क और रेल का तो आपको बताइए। पाइपलाइन में तेल और पेट्रोलियम वगैरह, मतलब प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह का निर्यात होता है, को मतलब ट्रका ट्रांसपोर्ट होता है। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन मतलब नदियों के माध्यम से एक राज्य से, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। और समुद्री परिवहन मतलब एक देश से दूसरे देश में समुद्र के माध्यम से जाना। वो वायु परिवहन में वही घरेलू विमान सीमा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सीमा। घरेलू विमान सीमा वही कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे हम दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं, वो हो गई घरेलू। लेकिन हम दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस जा रहे हैं, वो हो गई अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा भी 2 तरह की होती है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण वाली, एक निजी। मतलब एक तो गवर्नमेंट जो चलाती है वो प्लेन, और एक जो निजी कंपनियां चलाती है वो वाली प्लेन्स। ठीक है। अतः यह
स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र, स्थानीय व्यापार हेतु अपेक्षित है। तो हमें व्यापार के लिए एक सघन मतलब परिवहन की जरूरत होती है। अब दिया है परिवहन, ट्रांसपोर्ट और स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जाल वाला देश है। दूसरी सबसे ज़्यादा सड़कें जो है वो भारत में पाई जाती हैं विश्व में। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था और निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। ये कह रहा है सड़क रेल से पहले बनी थी, है ना, और सड़क ज़्यादा आसान होती है रेल के मुकाबले। क्यों? रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम है। मतलब ट्रैक्स बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं और सड़कें थोड़े कम पैसों में बन जाती हैं। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों पे भी सड़कें बनाई जा सकती है। मतलब हिली एरिया हो और ये हो, इनमें ट्रैक बिछाना मुश्किल हो जाता है, सड़कें तो फिर भी हम बना लेते हैं। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जहाँ पे ट्रैक नहीं बनाया जा सकता वहाँ पे भी सड़कें बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मतलब बहुत ज़्यादा वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट नहीं करना हो, कम वस्तुएं हो, कम लोग हो, तो हमें सड़क ज़्यादा आसान रहती है वहाँ पे। यह घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन की यही मुख्य विशेषता है कि हर एक डोर टू डोर सुविधा उपलब्ध करवाती है। हर एक घर तक सड़कें पहुंच जाती है। हम गाड़ी लेके अपने घर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि सड़कें वहाँ पे विद्यमान हैं। ठीक है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में काम करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। हर एक बाकी जितने भी साधन हैं ट्रांसपोर्ट के, उन सभी को जोड़ने का काम कौन करती है? सड़कें करती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें और उन्हें सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में सबसे पहले बताया गया है। इसमें सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रालिटरल सुपर हाईवेज, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की थी, किससे किसको जोड़ती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाले महामार्गों को सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर से जोड़ता है। इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। मैप दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में क्या बोला है इसने कि यह दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले सड़कें हैं। तो देखो ये जो मैप दिया गया है इसमें दिखाती हूँ, ये हमारा दिल्ली है और दिल्ली से लेकर ये जो येलो कलर की लाइन बनाई गई है ना, यही हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है। दिल्ली से कोलकाता और इधर मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। और ये देखो चेन्नई है और फिर चेन्नई को किससे जोड़ेगा? चेन्नई को इधर कोलकाता से जोड़ेगा और इधर फिर मुंबई को किससे जोड़ेगा? मुंबई को दिल्ली से जोड़ेगा। ये है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हमें 2 ऐसे हाईवे बनाने हैं जो उत्तर में श्रीनगर, ये रहा श्रीनगर, नीचे कन्याकुमारी से जोड़े, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़े और इधर इस कोने में पोरबंदर है, पोरबंदर को असम के सिलचर तक जोड़ दे। इस तरह के 2 राजमार्ग बनाने की हमारी अभी मतलब वो प्रयास चल रहे हैं। अब ये पूरे नहीं हुए, लगातार चल रहे हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपके समझ में आ गई होगी। और इसमें ये जो मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का लक्ष्य क्या है कि हमारे जो मेट्रो सिटी है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको आपस में जोड़ दिया जाए। साथ ही यहाँ पे 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। 2 लेन 4 लेन नहीं है, 6 लेन, मतलब 6 सड़कें बनाई जा रही है यहाँ पे, है ना। तो यह हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है और किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? NHAI के अंतर्गत यह काम कर रहा है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD
के अधिकार क्षेत्र में है। इनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से मार्ग है? जो बड़ी सड़कें हैं, जो एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहरों से जोड़ती है, वो वाली सड़कें हैं, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र। तो हमारे देश में कई हाईवेज बनाए गए हैं और किस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। बहुत बार पूछा जाता है नेशनल हाईवेज का निर्माण कौन करता है या फिर इनका रखरखाव कौन करता है? तो CPWD करता है। और उसका कौन कर रहा था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का NHAI कर रहा था, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में अगर हमारा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक शेरशाह सूरी ने बनाया था, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ये वाला, जिसे मतलब हमारे देश के ऐसे बोल दो पहली लेन जो है, इसे ही हमने नाम दिया है किसका? नेशनल हाईवे 1 का। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल हाईवे 1 है, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था शुरुआत में। ठीक है। दूसरा, राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवेज राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है तथा राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो हमारा राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को मान लो अजमेर से, सीकर से, चूरू से, जैसलमेर से, बीकानेर से, झुंझुनू से, इनसे जोड़ने वाली जो सड़कें होंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी राज्य राजमार्ग। और यह कौन बनाएगा? यह बनाएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग, मतलब PWD बनाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल इसने दिया है अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग, यह भी क्या है? एक राज्य राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी से संबंधित। अब जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या होता है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का होता है। जिला मार्ग वाली सड़कें कौन बनाएगा भाई? जिला परिषद बनाएगा। अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है तथा इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो अन्य राजमार्गों में मतलब सड़कों को गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें, जिसके लिए हमारे देश में विशेष योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत बनाया गया है और पक्की सड़कें बनाने का प्रावधान इसके तहत रखा गया है। अगर आप भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग देखना चाहो तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख सकते हो। इसमें प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया गया है, नंबर दिए गए हैं। जैसे कि पहला तो हमने देख ही लिया था कि दिल्ली से अमृतसर तक, लिख नहीं रखा क्या इसने? हाँ, ये देखो 1A है ना, दिल्ली से अमृतसर तक। और फिर उसके बाद में 2 वाला ये आएगा दिल्ली से लेकर यहाँ कोलकाता तक। देखो 2 नंबर लगा भी रखा है इसने, है ना, 2 नंबर। फिर 3 नंबर आएगा यहाँ से ये था शायद बनारस से, इसमें ढंग से नहीं दे रखा, बनारस से लेकर मुंबई तक 3 नंबर हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा। ठीक है, ये 3 नंबर लिख भी रखा है इसने। और फिर 3 नंबर से आगे 4 नंबर आएगा मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो है 4 नंबर। फिर चेन्नई से कोलकाता को जोड़ने वाला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आएगा 5। ठीक है। और फिर हमारा ये जो गुजरात वाला था, गुजरात से इधर कलकत्ता को जोड़ेगा, दिख रहा है क्या इसमें 6 नंबर आएगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। और एक बच गया, हाँ, इधर हमारा ऊपर किससे? दिल्ली से शायद शुरू होगा या दिल्ली से शुरू होकर नीचे कन्याकुमारी तक जाएगा, ये है 7 नंबर, है ना। और 8 नंबर NH8 जो मूवी भी बनी हुई है, दिल्ली को वो अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जोड़ता है ना, ये हमारा 8 नंबर। इस तरह से मतलब 8-10 हाईवे तो हम लोग याद करते हैं हमेशा, ये तो हमें याद होना ही चाहिए। ये मोस्टली हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भी आ जाते हैं ना, इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो इतने तो हमें थोड़े बहुत याद होने ही चाहिए, क्योंकि मेन हाईवे कई बार पूछ ले जाते हैं। इस लेसन में तो नहीं देंगे, 12th क्लास में दे देंगे आगे, है ना। तो 12th क्लास में वो हाईवेज दे भी देंगे, 8-10 हाईवे मेन। तो अपन जब 12th के NCERT पढ़ेंगे तब पढ़ भी लेंगे।
इसके अलावा सीमांत सड़कें, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, जिसे ब्रो भी बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। ब्रो से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछने गए हैं दोस्तों एग्जाम में, खासकर IAS के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं कि ब्रो संगठन किस लिए है, कब बनाया गया था, कहाँ सड़कें बनाता है। तो सीमा पे जो सड़क बनाने का काम करता है वो करता है ब्रो। कब बना था? 1908 में यह संगठन बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। तो सीमाओं के साथ साथ ये उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के दुर्गम जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे सड़क बनाने का काम करता है। जैसे कि पहाड़ी रास्ते की एक फोटो दी गई है आपको कि इस तरह से सड़कें बनाई जाती हैं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची सड़क, पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पक्की सड़कें जो होती है ना, वो सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं। 12 मासी सड़कें होती है, मतलब टूटती नहीं है ये मानसून के आने से। जबकि कच्ची सड़कें जो होती है यूं ही मिट्टी और थोड़ी बहुत बजरी वगैरह डाल के बना दी जाती है, जो वर्षा ऋतु में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस तरह से हमारी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में भी बांटा गया है। अब हम पढ़ते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं, यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। पिछले एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की, कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में और किससे किसके बीच में? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 16 प्रभागों में बांटा गया है भारतीय रेल प्रखंड को। वर्तमान में रेल प्रखंड और उनके मुख्यालय बताएं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी रेलवे हो गया, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। फिर इनको बांट दिया उत्तरी पूर्वी रेलवे और उत्तरी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। इस तरह से अलग अलग भागों में भारतीय रेलवे को कई सारे विभाग बना दिए गए हैं। ठीक है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भूआकृतिक, आर्थिक, प्रशासकीय कारक महत्वपूर्ण है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं हैं आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। तो ये कह रहा है कि उत्तर के मैदान में बहुत सारे रेलवे, क्योंकि समतल है इसलिए हमने विकास कर लिया। जो दक्षिण का मैदान, वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, वह बहुत उबड़ खाबड़ है, वहाँ रेलवे बनाने में बड़ी दिक्कतें आई। और हिमालय क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हमें रेल ट्रैक बिछाने में। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन हो जाता है। मतलब जो भी ऊंचे नीचे भाग है वहाँ पे रेल लाइन बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र जो भी घाट या दर्रों के द्वारा पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बना दिया। बताइए कोंकण तट किस तट को बोला जाता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था 9th क्लास में, तब अच्छे से समझाया था कोंकण तट कौन सा होता है। बताइए जरा नीचे की कोंकण तट किसे बोला जाता है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन, किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट के रेल यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को हानि, चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त अभी तक नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए आप अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर
सकते हैं। मतलब बिना मतलब के हमें चेन नहीं खींचनी चाहिए। इसके बाद में हम जो बचा हुआ लेसन है वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले 2 वीडियोस में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बने रहिए माई चैनल के साथ में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।